हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आइए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है आनुवंशिकता एवं वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, सीटेट 31 जैन को जो होने वाला है उसको हम लक्ष्य बनाकर हमारी क्लास चल रही है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, अगर आपने ये एक बार समझ लिया तो समझिए आपके 2 से 3 नंबर जो हैं वो बहुत ही ईजिली आप गेन कर सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अगर हम बात करें तो ये सीटेट में ही नहीं, यानी कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, आपको यहाँ से इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण से। देखिए क्या होता है कि बालक का जो विकास होता है, बालक की जो विकास की एक प्रक्रिया कह सकते हैं होता है, वो 2 कारणों से प्रभावित होता है। एक होता है आंतरिक कारण और एक होता है बाह्य कारण। ठीक है, और अगर हम मानव व्यक्तित्व की बात करें तो ये आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यानी किसी एक के बिना एक जो है वो अधूरा रह जाएगा, यानी इन दोनों के बिना जो है किसी भी मानव व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आनुवंशिकता होती क्या है, और इसी के साथ साथ हम क्रोमोसोम्स के बारे में भी बात करेंगे कि ये होते कितने हैं और इनका कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी होती क्या है। देखिए क्या होता है कि आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं या फिर आनुवंशिकता कहते हैं या फिर हेरिडिटी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, यानी कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण संचरित होने लगते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है जब हमारे पैतृक गुण या जीन्स हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं तो उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे आपके पूर्वजों की किसी की आंखें अगर भूरी थी और आपकी आंखें भी भूरी हैं, तो वो एक जो आपके पूर्वजों का गुण था वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप में चला आया है। ठीक है, और ये फिर आपके बच्चों से फिर उनके बच्चों में ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो एक गुण होता है वो हस्तांतरित होते रहता है, यानी चलते रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। क्लियर? देखिए कई बार क्वेश्चन आते हैं क्रोमोसोम से कि क्रोमोसोम होता क्या है, इसकी संख्या कितनी है। क्लियर? तो देखिए कि अगर हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं और इनकी संख्या कितनी है, 46 है, 46 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनकर आते हैं क्रोमोसोम से, तो इनकी संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको जोड़ियों में ये संख्याएं पूछ ली जाती हैं कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो जोड़ियों में कितनी है। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम की संख्या पूछे, टोटल संख्या पूछे तो आप 46 टिक करेंगे। अगर वो जोड़ियों में पूछे तो ये होती है 23 जोड़ी। क्लियर? ये होती है 23 जोड़ी क्रोमोसोम की संख्या। आगे है, एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले गुणों को ही क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके मम्मी पापा या फिर आपके नाना नानी, दादा दादी, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा वो लंबा है और आप भी जो है बहुत लंबे हैं, ठीक है, तो एक जो ये गुण आपके मम्मी पापा या नाना नानी या आपके पूर्वजों किसी से भी ये जो लंबाई का गुण आप में हस्तांतरित हुआ है, इसे ही कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, और आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। आनुवंशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। ठीक है, जब आप पैदा होते हैं तभी जो आपके पूर्वजों के, आपके माता पिता के, आपके नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची के जो गुण होते हैं वो आप में दिखने लगते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर? तो ये हो गई बात आनुवंशिकता पे। आगे हम बात करेंगे, देखिए आप क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अक्सर जो अभी क्वेश्चन बन के आते हैं सीटेट में, वो आते हैं कि मेल में और फीमेल में क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, यानी मेल में कौन कौन से होते हैं और फीमेल में कौन कौन से होते हैं।
तो हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम मेल की बात करें तो जो मेल होता है, मेल में अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो वह होता है एक्स और वाई। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेल में कितने होते हैं, एक्स और वाई होता है, ठीक है। जबकि अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में होता है एक्स और एक्स। मत भूलिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला है, अच्छे से समझ लीजिएगा कि मेल में होते हैं एक्स और वाई और फीमेल में होता है एक्स और एक्स। और ये कैसे होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और अगर हम खाली गुणसूत्रों की बात करते तो ये होते हैं 46। और याद रखिएगा ये जो होते हैं ये दोनों में समान होते हैं, ठीक है, ये दोनों में समान होते हैं। 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वह दोनों में समान होते हैं, और जो समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर। लेकिन ध्यान दीजिएगा 22 जोड़ी ऐसे होते हैं जो समान होते हैं, ठीक है, होते तो 23 जोड़ी हैं लेकिन 22 जो होते हैं वो समान होते हैं, और समान को हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन जो 23वां होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो 23वां पेयर होता है वह दोनों में अलग अलग तरह का होता है, ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं, इसी 23वें जोड़े को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि यही हमारे सेक्स का निर्धारण करता है, यही हमारे लिंग का निर्धारण करता है। क्लियर। तो 22 जोड़ी जो होते हैं वो मेल और फीमेल में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां पेयर होता है वो दोनों में अलग अलग होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि ये सेक्स यानी लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि यानी कि कैसे हम पता लगा लेते हैं। थोड़ा सा हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए फर्टिलाइजेशन के समय जो लिंग का निर्धारण होता है वह ज्यादातर किस पर होता है, मेल पर होता है। क्लियर। मेल पर वो डिपेंड करता है, यानी मेल के द्वारा ही होता है। अब देखेंगे कि मेल और फीमेल पैदा कैसे होती हैं, ठीक है, यानी हमें कैसे पता चल जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, यानी कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जब ये दोनों क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है, तो अगर एक्स और वाई मिलता है, ठीक है, अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलता है तो ये मेल चाइल्ड हो जाता है, यानी कि बेबी बॉय हो जाता है। क्लियर। अगर एक्स और वाई मिलेगा तो मेल चाइल्ड यानी बेबी बॉय हो जाएगा, और अगर एक्स और एक्स मिलेगा, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि जब फीमेल की बात मैंने करी थी, फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं, तो जब एक्स और एक्स दोनों मिल जाएंगे तो फीमेल चाइल्ड यानी कि बेबी गर्ल होती है। क्लियर। एक्स और वाई मिलेगा तो बेबी बॉय हो जाएगा, और एक्स और एक्स मिलेगा तो बेबी गर्ल हो जाएगी, ठीक है, और इसी से हमको पता चलता है कि वो बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए आनुवंशिकता के संबंध में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी थी, और बहुत सारी परिभाषाएं एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए जो मेन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था आनुवंशिकता के बारे में, इसको देख लेते हैं। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिक है। क्लियर। आगे हमने जो बातें अभी करी थी पीछे कि शारीरिक और मानसिक वो कोई भी गुण हो, अगर वो आपके माता पिता से या आपके पूर्वजों से संतानों में जब आ जाता है तो उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। ये किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर ने कहा था। क्लियर। इनकी परिभाषा याद रखने के लिए शारीरिक और मानसिक दो चीजों को याद रखिएगा। इन्होंने कहा था शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जब माता पिता से उनके संतानों में आ जाती हैं वही कहलाती हैं वंशानुक्रम, ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। क्लियर। आगे बात करेंगे, डगडेल एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था वंशानुक्रम में वे सारी शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं आती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता या फिर पूर्वजों से प्राप्त करता है। अब देखिए याद करने के लिए इतना समझ लीजिए, जेम्स ड्रेवर ने बात करी थी शारीरिक और मानसिक की। क्लियर। लेकिन डगडेल ने क्या कहा था, डगडेल ने सारा कुछ ले आ दिया इसमें, यानी शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं जिन्हें वह अपने माता पिता या पूर्वजों के द्वारा प्राप्त करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हो गई वंशानुक्रम के बारे में। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात करते हैं वंशानुक्रम के नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है और नियम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम होते हैं। तो देखिए वंशानुक्रम के नियमों को अलग अलग विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है।
तो इसमें हम पहला नियम देखते हैं, समानता का नियम, यानी कि इक्वलिटी का जो एक नियम है वो कैसे चलता है। तो इस नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होगी, ठीक है। तो अभी हमने भूरी आंखों का एग्जाम्पल लिया था, चलिए भूरी आंखों का एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे अगर आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी, नाना नानी या फिर किसी भी पूर्वज की आंखें भूरी हैं तो आपकी आंखें भी भूरी होंगी, ठीक है। आपकी आंखें भी कैसी होंगी, भूरी होंगी, ठीक है। तो ये है समानता का नियम, यानी जैसे आपके माता पिता रहेंगे उनका एक गुण जो है वो आप में सेम आ जाएगा, डिक्टो आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है भिन्नता का नियम। अभी तक हम समानता के नियम की बात कर रहे थे, समान लक्षण जो होंगे वो आप में आएंगे, लेकिन अब हम यहाँ भिन्नता की बात करने लग गए, क्लियर। तो इस नियम के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि संतान बिल्कुल माता पिता की हमशक्ल या समान नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें भिन्नता होने पर भी वह वंशानुक्रम से प्रभावित माने गए हैं। अब देखिए डिक्टो भी बच्चा नहीं हो सकता। भिन्नता के नियम में क्या कहा गया है कि जैसे मम्मी पापा या दादा दादी, नाना नानी रहेंगे, सेम बच्चा वैसे नहीं हो सकता है, लेकिन एक और शर्त है, लेकिन वंशानुक्रम के गुण से वह प्रभावित माना जाएगा। यानी आप साफ साफ शब्दों में देख लीजिए कि जैसा वंशानुक्रम और वातावरण, ये जो दो पहलू हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप वंशानुक्रम के नियम को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको वातावरण अच्छा नहीं मिला है तो भी आपका विकास जो है वो बाधित हो जाएगा, क्लियर। तो दोनों का एक गुणनफल, दोनों गुणनफल के रूप में चलते रहते हैं, दोनों अंतःक्रिया के योग से दोनों के विकास मनुष्य का होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रत्यागमन का नियम। अभी हमने समानता का और भिन्नता का नियम देखा, लेकिन जो प्रत्यागमन का नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नियम के अनुसार माता पिता की संतान ठीक उसके विपरीत हो जाती है। किसमें विपरीत होती है, प्रत्यागमन के नियम में। अब देखिए एक एग्जांपल से समझिएगा, आप लोग ने भी कभी कभी देखा होगा कि एक बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले माता पिता होते हैं, यानी कि बहुत अधिक बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी संतान बिल्कुल ही जड़ बुद्धि या फिर आप कह सकते हैं मूर्ख बुद्धि पैदा होती है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि वो प्रत्यागमन का नियम वो फॉलो वहां पे होता है, ठीक है। माता पिता तो बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, लेकिन उनका बच्चा जो होता है बहुत ही मूर्ख बुद्धि का होता है, ठीक है। तो जो है यहाँ प्रत्यागमन का नियम फॉलो होता है। तो ये 3 नियम थे वंशानुक्रम के, लॉज ऑफ हेरिडिटी के बारे में हमने बात की। समानता का नियम, जैसा आपके मम्मी पापा का गुण रहेगा वैसे आप में भी वो आएगा। भिन्नता का नियम, कभी कभी भिन्नता भी आ जाती है, लेकिन वंशानुक्रम से बच्चा हमेशा प्रभावित माना जाएगा, ठीक है। प्रत्यागमन के नियम में क्या होता है कि बच्चा जो है एकदम ही भिन्न होता है अपने मम्मी पापा या फिर अपने पूर्वजों से, क्लियर। आगे बात करते हैं आनुवंशिकता का प्रभाव। आनुवंशिकता का प्रभाव होता कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है और आनुवंशिकता का बाल विकास पर निम्न प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो आपको पहला प्रभाव देखने को मिलेगा वो है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। देखिए शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, जैसे एक बच्चे का जो रंग है, रूप है, आकार है, उसका शारीरिक गठन है, उसकी ऊंचाई, लंबाई, वेट, ये सब कुछ जो है उसका निर्धारण कैसे होगा, उसमें उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आप देख लीजिए कि अगर 2 बच्चे होते हैं, ये जैसे जुड़वा भाई बहन को आप देख लेंगे तो वो मिलते जुलते तो होंगे, परंतु वे अनेक प्रकार से एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि बालक के आनुवंशिक गुण जो होते हैं उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। और शारीरिक लक्षणों को कैसे करते हैं, देखिए यदि आपके बालक के जो बच्चे के माता पिता अगर गोरे हैं तो उनका बच्चा भी गोरा ही होगा, किंतु यदि आपके माता पिता या किसी के भी माता पिता काले हैं तो कहीं ना कहीं एक जो बच्चे होंगे उनके ऊपर भी वो इफेक्ट पड़ेगा। यानी इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवंशिक रूप से चले जाते हैं। और यदि आप कोई बच्चा है जो अधिक प्रतिभाशाली एवं सुंदर हो जाता है, इसका मतलब है कि उसके मम्मी पापा भी या उसके पूर्वजों में कोई बहुत अच्छा होगा, ठीक है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, यानी कि जो कुछ भी है, आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। बुद्धि का प्रभाव, तो अभी हमने बताया कि देखिए जो अगर किसी के माता पिता जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे में भी वो जो एक गुण है वो उनके बच्चे में भी देखने को मिलेगा। देखिए जिस बालक की सीखने की गति अधिक होती है, यानी कि उनका मानसिक विकास जो होता है वो बहुत तीव्र होता है, तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज या उनके मम्मी पापा में भी किसी न किसी में भी ये गुण होता था, ठीक है।
तो बुद्धि का प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यानी कि अपने आप को बच्चा किस तरह समायोजित करता है ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है, और उसकी ये बुद्धि उसके पूर्वजों पर, उसके माता पिता पर, उसके दादा दादी नाना नानी पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य तो बहुत ही असर डालती है किस पे, एक बच्चे के व्यक्तित्व, एक बच्चे के विकास में। ठीक है, स्वास्थ्य बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे है, यदि आपके माता पिता रोगी होंगे तो बच्चा भी रोगी, कहीं ना कहीं उसका जो फर्क है उसके बच्चे के ऊपर भी वो पड़ेगा, यानी बच्चा भी किसी न किसी रोग से ग्रस्त जरूर होगा। तो स्वास्थ्य का बहुत असर पड़ता है, आनुवंशिकता का जो असर पड़ता है स्वास्थ्य पे वो बहुत पड़ता है। रुचि के बारे में अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि जैसे जो मम्मी पापा को जो पसंद होता है, अक्सर वही रुचि, वही अभिक्षमता जो होती है वो बच्चों के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, यानी बच्चे को भी वही चीजें पसंद आती हैं जो उसके मम्मी पापा को पसंद होती हैं। क्लियर। चिंतन की बात करें तो जैसे देखिए चिंतन आदमी तब बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है जब उसकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपके माता पिता बहुत अच्छा चिंतन कर लेते हैं, बहुत अच्छा निर्णय ले लेते हैं, तो ये एक जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। क्लियर। व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व भी बहुत खास भूमिका निभाता है, इस पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। यदि आपके मम्मी पापा या कि आपके पूर्वजों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा तो आप में भी वो गुण आ जाएगा। अधिगम जैसे क्लास में आप देखते होंगे कि कोई बच्चा बहुत ही धीमी गति से सीखता है, कोई बच्चा एवरेज में सीखता है, और कोई बच्चा बहुत ही जल्दी से चीजों को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। ठीक है, तो ये जो उसकी तेज ये कैच करने वाली जो क्षमता होती है कहीं ना कहीं उसके आनुवंशिक गुणों को प्रभावित होती है। ठीक है, यानी उसके घर में, उसके पूर्वजों में, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं से ये गुण उसमें हस्तांतरित होता है, तब वो अधिगम बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। क्लियर। तो यह था आनुवंशिकता का प्रभाव जो बच्चे पे पड़ता है, ये आनुवंशिकता का फर्क हमने बता दिया। अब बात हो गई आनुवंशिकता की, हमने कर ली, अब हम बात करेंगे वातावरण की। वातावरण क्या होता है, पर्यावरण। तो देखें कि अगर पर्यावरण को देखें तो परि प्लस आवरण के मिलने से ही बना है। यहाँ परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा यानी कि ढकना। इस तरह वातावरण अथवा पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, चारों ओर घेरने वाला। यानी कि देखिए मनुष्य जो है जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, नदी, इन सब से घिरा हुआ है, और यही सब मिलकर क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो हमारे आसपास के प्रत्येक वस्तु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है। पर्यावरण जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, यानी पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके व्यक्तित्व में। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का होता है उतना ही वातावरण का भी होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। वातावरण में वे सब तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यानी गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक अनेक प्रकार की जो घटनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके विकास को प्रभावित करती है वो कहां से आती है, वातावरण और आनुवंशिकता से आती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। अभी तक हमने देखा कि आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम देखेंगे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के ऊपर। तो वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है और यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि कैसे प्रभावित करती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो देखिए सबसे पहला प्रभाव शारीरिक अंतर का प्रभाव। देखिए व्यक्ति के शारीरिक लक्षण तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। कैसे मिलता है, देखिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनका कद जो होता है वो मैदानी क्षेत्रों के रहने वाले लोगों की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहते हैं उनका कद थोड़ा छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लोग जो होते हैं वो थोड़े लंबे और गठीले होते हैं। ठीक है, तो ये होता है पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि उनके कद में, उनके रंग में शारीरिक अंतर। देखिए आप अगर शीत प्रधान देशों में चले जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह देशों में चले जाएंगे तो वहां के लोग बड़े गोरे गोरे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं साउथ अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहां के लोग बड़े काले होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये उनके पर्यावरण का फर्क उन पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजाति श्रेष्ठता पर प्रभाव। देखिए कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण जो होता है वो वंशानुगत ना होकर क्या होता है, वातावरण होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक ये तीनों वातावरण उनके पास
उपलब्ध होता है। जैसे देखिए, यदि एक महान व्यक्ति के बेटे या बेटी को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक ये तीनों वातावरण उपलब्ध ना हो, तो भी वह अपने पिता की तरह, अपने पापा की तरह एक महान व्यक्तित्व बनकर उभर पाएगी। ठीक है, तो प्रजाति यानी कि प्रजाति का भी बहुत असर पड़ता है। ठीक है, फिर है व्यक्तित्व का प्रभाव। देखिए, व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा अगर मैं कहूं तो वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है ये देखते हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व का प्रभाव की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, एक बहुत ही गरीब परिवार से जन्म लिया हुआ बच्चा भी क्या करता है कि अपने परिश्रम एवं मेहनत से एक बहुत बड़ा आईएएस बन जाता है, यानी कि बहुत बड़ी श्रेष्ठ सफलता वो प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो देखिए, व्यक्तित्व का प्रभाव भी बहुत पड़ता है वातावरण का। ठीक है, मानसिक विकास का प्रभाव, तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे भी माहौल में रहेंगे, जैसा आपका वातावरण रहेगा, आपका मानसिक विकास भी वैसा ही रहेगा। अगर आपका वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहेगा तो आप में वो कहीं ना कहीं गंदगी और दुष्प्रभाव आप में भी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है बालक का बहुमुखी विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है बालक का बहुमुखी विकास, यानी कि जैसे देखिए, अगर आप चोर डकैतों और बुरे इंसानों के बीच में रहेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप में वो गुण आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित समाज में रहेंगे तो ये गुण भी आपके विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। ठीक है, देखिए, जैसे एक बच्चा है, उसको जो है जन्म लेने के तुरंत बाद ही अगर आप किसी जंगल में डाल देंगे तो वो क्या करेगा, वो उनके समान ही, यानी कि जंगली पशुओं के समान ही क्या करेगा, हाथ पैर चलाने लगेगा, मांस खाने लगेगा, यानी उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं बची रहेगी। ठीक है, यानी उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के जितने भी आप प्रयास करेंगे वो सारे व्यर्थ जाएंगे। यानी पर्यावरण यानी कि वातावरण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है आपके शारीरिक, प्रजाति, व्यक्तित्व, मानसिक, यानी कि अगर कहा जाए तो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर पर्यावरण का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। क्लियर? तो आज हमने बात कर ली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो था आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, इनका क्या फर्क पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर, इसके बारे में आज हमने बात करी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।